अब चलिए सबसे दिलचस्प बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव। अधिसूचना जारी हुई नहीं है, तारीख तय हुई नहीं है, लेकिन हलचल बढ़ गई है क्योंकि प्रशांत किशोर की जो तैयारी है, जनसुराज की जो तैयारी है, लगातार बैठकें चल रही हैं, बूथ कमेटियां बन रही है, संवाद हो रहे हैं, विभिन्न समूहों से बातचीत हो रही है और प्रशांत किशोर ने कहा नहीं है, लेकिन अब बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में यह बात फैल गई है कि प्रशांत किशोर लड़ सकते हैं। भाजपा का उम्मीदवार कौन होगा? महागठबंधन के भीतर क्या कोई बात हुई है? क्योंकि यदि त्रिकोणीय लड़ाई होगी तब तो कुछ होना नहीं है। हाँ, आमने सामने की लड़ाई हो गई, प्रशांत किशोर बनाम बीजेपी, तो बीजेपी के लिए तनाव की स्थिति जरूर होगी। बांकीपुर गढ़ रहा है, लेकिन हम लोगों ने कई उपचुनाव ऐसे देखे हैं जहां जिस चुनाव से उपचुनाव से सरकार बनती बिगड़ती नहीं है, जनता। तो हम लोगों ने कई ऐसे उपचुनाव देखे हैं जिस उपचुनाव से सरकारें बनती बिगड़ती नहीं है, वहां जनता प्रयोग कर लेती है। कई बार तो हम देखिए, अब इसमें दो तीन बातें हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है बिहार की राजनीति के लिहाज से भी। आपने ये ठीक कहा कि कई उपचुनाव ऐसे होते हैं जो जहां जनता प्रयोग करने लगती है। जैसे वैशाली का उपचुनाव था 94 का, हम लोगों ने देखा जब लल्लू आनंद जीती थी और वहां बड़ी लड़ाई थी। आज लालू यादव अपनी लोकप्रियता के चरम पर थे, तब की बात है। और इस मामले में हम लोग सबसे पहले जो है, ये 1963 में हमको ध्यान आ रहा है, याद आ रहा है जहां तक कि राम मनोहर लोहिया भी बाई इलेक्शन में जीत करके ही एमपी हुए थे फर्रुखाबाद से। लेकिन सबसे जो आइकॉनिक बाई इलेक्शन हुआ था वो जबलपुर का था 1974 का, जिसमें शरद यादव जीते थे करके, जबलपुर से जीते थे। और वहीं से कांग्रेस के हारने का सिलसिला, उसकी जमीन बन गई थी कि कांग्रेस हारेगी और 77 में पहली बार कांग्रेस हार करके बाहर हुई थी। ऐसे कई बाई इलेक्शन है हम लोग, जिससे तस्वीर बदली है बाई इलेक्शन से, मतलब आगे की तस्वीर साफ हुई है। भले भले उस समय सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा हो। बाकी उसी तरह का एक चुनाव हो सकता है। एक तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट है, तो इस नाते भी उसका बहुत महत्व है कि भाई वो भारतीय जनता पार्टी जीते, किसी हाल में जीते, ये वो उस तरह का चुनाव है। दूसरी बात ये है ज्ञानेश्वर जी कि प्रशांत किशोर के यहाँ से ही ये चर्चा निकली होगी कि प्रशांत किशोर लड़ेंगे। अपने मन से कोई गेस नहीं करता है, वो कोई ना कोई प्लान किया होगा उनके यहाँ से, उनकी मीडिया टीम से हो, कोई सोशल मीडिया टीम का व्यक्ति हो या कोई नेता हो, ये चर्चा चली होगी और किसी ने ये बात मीडिया में लीक की होगी। आप याद करिए, इसी तरह की बात राघोपुर के चुनाव को लेकर के निकली थी कि राघोपुर से वो चुनाव लड़ेंगे। गए भी थे प्रशांत किशोर वहां, लेकिन अचानक जब चुनाव का टाइम आया तो उन्होंने एक बेहद बहुत कमजोर कैंडिडेट दिया, उसके नॉमिनेशन तक में नहीं गए। उसके बाद उसकी लड़ाई में उन्होंने कोई दम नहीं लगाया और उसी दिन ये माना गया कि आपका इलेक्शन डिरेल हो गया। नहीं तो वो 5-10 सीटों पर अच्छी लड़ाई में प्रशांत किशोर की पार्टी रह सकती थी। अगर वो खुद से वहां लड़ते तो एक मैसेज हो सकता था कि आप यहाँ से लड़ रहे, नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ लड़ रहे। वो नहीं लड़े और उससे माहौल बिगड़ा। उसी तरह से अगर फिर यहाँ माहौल आपने बना दिया, या तो आप अभी आकर के क्लियर कर दीजिए अधिसूचना के पहले ही कि हमको नहीं लड़ना है, ये पता नहीं कहां से अफवाह फैली है। आप इसको अगर नहीं लड़ना है तो अधिसूचना जारी होने के पहले इसमें स्पष्टता ले आ दीजिए कि हम नहीं लड़ेंगे। अगर लड़ना है तो फिर उसकी तैयारी करिए खुल करके और आप कहिए कि आप लड़ेंगे। चुनाव की घोषणा होने के बाद अगर आप उस समय तक आपकी चर्चा चलती रही और तब आप नहीं लड़े तो फिर आपके कैंडिडेट की जमानत ही जब्त होगी, वहां दूसरा कुछ नहीं होगा। आपको लड़ना है, आप लड़िए, हिम्मत करिए। लड़ना, जीतना, हारना कोई बड़ी चीज नहीं होती है ज्ञानेश्वर जी। नेता लड़ता है, हारता है, जीतता है, हम लोग अनेक नेता देखे। तो नीतीश कुमार को देखा है कि कितनी बार चुनाव हार करके, तब 2 बार चुनाव हारने के बाद पहली बार वो विधायक बने थे और 77 की लहर में चुनाव हार गए थे। तो ये हार जीत का मामला नहीं, इनको देखना चाहिए। लड़ना है तो लड़िए, आपके नैरेटिव में काम आएगा। आखिर राम मनोहर लोहिया जाकर के फूलपुर लड़ते थे नेहरू के खिलाफ, हार जाते थे तो हार जाते थे, हार करके भी एक नैरेटिव बनाते थे देश भर में। अपना जो आइडियोलॉजी आप वहां कहेंगे तो ज्यादा सुनी जाएगी बात आपकी, बिहार भर में पहुंचेगी, बिहार के बाहर भी आपकी बात पहुंचेगी अगर वहां चुनाव लड़ते हुए आप कहेंगे। नहीं लड़ना है तो अभी क्लियर कर दीजिए कि हमको नहीं लड़ना है, इससे नैरेटिव बिगड़ता है। क्या एक और बात जो आज भी हमारी चर्चा हो रही थी, 3 लोग हम लोग बैठे हुए थे, कहीं पहले भी इस बात की चर्चा होती थी और इनकी इंटीग्रिटी पर सबसे बड़ा सवाल प्रशांत किशोर पर उठता है कि आप सब करते हैं, बीजेपी के खिलाफ बहुत बोलते भी हैं, क्या आपका सचमुच का इंटेंशन है बीजेपी के विरोध का? आप बीजेपी के विरोधी हैं सचमुच में? ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। जनता के दिमाग में ये बात हमेशा घूमती रहती है और ये फिर एक अच्छे जानकारी, 2024 का लोकसभा चुनाव जब हो रहा था और ये 400 सीट बीजेपी कह रही थी कि हमको 400 सीटें आएंगी, कई एग्जिट पोल्स कहने लगे, ओपिनियन पोल की 400 सीटें आएंगी, तो प्रशांत किशोर ने इस नैरेटिव का समर्थन किया था। प्रशांत किशोर ने आगे आकर के एक के बाद एक तमाम चैनल्स को इंटरव्यू देकर के उन्होंने कहा था कि बीजेपी 400 न भी जीते तो 300 से ऊपर 330, 325 सीट जीत सकती है। वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो इससे ये, अगर उस समय हालात क्या रही कि 240 सीट जीती बीजेपी,
तो इसका मतलब कि माहौल बीजेपी के खिलाफ था, खराब था बीजेपी के लिए माहौल उस समय। और प्रशांत किशोर ने अपने इंटरव्यूज, तो कई लोग ये मानते हैं जो सेफोलॉजिस्ट हैं कि जानबूझ करके उन्होंने कहा और उनके कहने मात्र से 3 से 4%, 5% वोट का फायदा बीजेपी को हुआ। अगर वो नहीं कहते इस बात को कि 300 सीटें आ जाएंगी या 400 का नैरेटिव ठीक है बीजेपी का, तो हो सकता है कि बीजेपी की सीटें 240 से और कम होती। एग्जिट पोल के बाद कहा था कि पहले ही कहा था? एग्जिट पोल के पहले ही बाद कहा कहा था था? उन्होंने, पहले ही अच्छा, कहा पहले था, ही कहा। पहले ही कहा जी, था। और एग्जिट पोल के बाद 400 वाले को, उनके नैरेटिव को सपोर्ट किया था। जब बिल्कुल। बीजेपी ने एग्जिट पोल के बाद भी उन्होंने इस नैरेटिव को, जो प्रदीप गुप्ता का एक्सिस माई इंडिया है जो कह रहा था 400 सीट तक की बात, तो उन्होंने उसको खारिज नहीं किया था। वो कहने लगे थे कि बहुत बड़ी सीटें आएंगी, पहले भी कह रहे थे। बाद में जी, तो 400 वाले सीट का नैरेटिव को सपोर्ट किया ही। तो बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो मानते हैं कि अगर उनके कहने से, जो फेंस सीटर थे, जो तय नहीं कर पा रहे थे कि बीजेपी के साथ जाएं या न जाएं, जो ये देख रहे थे कि बीजेपी हार जाएगी, वैसे लोग भी, तो उन्होंने एक तरह से चेंज किया था इलेक्शन को। तो ये अब इनके इंटेंशन पर सवाल उठता है ऐसी बातों से कि आप क्या सचमुच बीजेपी के विरोधी हैं या सचमुच विरोधी नहीं है। आप कह रहे हैं वो आपकी पोस्चरिंग है। तो ऐसी ऐसी अगर आपके इंटेंशन पर सवाल उठेगा, आपकी इंटीग्रिटी पर सवाल उठेगा, तो फिर आपको उसका अल्टरनेट बनना या उस अच्छा कुछ कर पाना वहां आपके लिए मुश्किल होगा। ये आपको दिखाना है, अगर उस नैरेटिव से भी निकलना है तो आप लड़िए। बांकीपुर से राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट है बीजेपी के, और लड़ के ये दिखाइए कि आप बीजेपी को हराना चाह रहे हैं। वहां भी इस तरह से मत लड़िए कि आपके लड़ने से बीजेपी को फायदा हो जाए। इस तरह की लड़ाई नहीं होनी चाहिए। आपको ऐसा नैरेटिव नहीं होना चाहिए जिससे लगे कि आप बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं या आरजेडी को फॉर दैट मैटर फायदा पहुंचा रहे हैं। अगर अपोजिशन की राजनीति आपको करनी है तो क्या अपोजिशन के नेताओं के साथ आप अप्रोच कर सकते हैं, आउटरीच कर सकते हैं, उन तक जा सकते हैं, उनको कह सकते हैं कि भाई साझा कैंडिडेट देते हैं, हमको नहीं करो, कोई और ही चुनो, साझा कैंडिडेट चुन करके लड़ते हैं, बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट है उसको हम लोग हराते हैं, उनको दिखा सकता है प्रशांत किशोर। ये सब अधिसूचना जारी होने के पहले इन सब पर नजर रखनी होगी ज्ञानेश्वर जी की क्या, किस तरह से वो मूव करते हैं।